हेलो दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आपका अपने YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। कॉमर्स से रिलेटेड हर एक चैप्टर के बारे में आपको विधिवत पढ़ाऊंगा। हाल फिलहाल हम व्यावसायिक सांख्यिकी के केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पाठ की शुरुआत कर चुके हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हमने आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में बताया कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की परिभाषा क्या है। फिर मैंने आपको ये बताया केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आपको पढ़ना क्या क्या है। फिर मैंने ये बताया गणितीय माध्य दो प्रकार के होंगे, गणितीय माध्य, स्थितीय माध्य। अब हम आएंगे सबसे पहले गणितीय माध्य में, और गणितीय माध्य भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक समांतर माध्य, दूसरा गुणोत्तर माध्य, तीसरा हरात्मक माध्य। हम यहाँ समांतर माध्य की चर्चा करने वाले हैं। जब कभी औसत ज्ञात करना हो, किसी भी आंकड़ों से संबंधित एक संख्याओं का समूह दिया हो, किसी भी सूचना से संबंधित आंकड़े दिए हों, और अगर उनसे औसत निकालने के लिए कहा जाए, वहाँ समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा। कल मैंने सबसे पहले आपको श्रेणियां बता दी थी कि कोई भी प्रश्न आप हल करेंगे तो सर्वप्रथम आपको श्रेणी पहचानना है। जब तक आप श्रेणी नहीं पहचानिएगा तब तक आप उसका सटीक आंसर नहीं दे पाइएगा। तो श्रेणी अगर हम पहचान चुके हैं तो हमें अब सूत्र याद करने होंगे, फॉर्मूला, इम्पॉर्टेंट फार्मूला। और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये पेपर में ज़रूर मिलेगा। फार्मूला, एक चैप्टर के मैं फार्मूले आपको बताऊंगा। पहले मैं सारे फार्मूले क्लियर कर दूंगा, फिर एक तरफ से सवाल पे आता हूँ। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन पे हैं, समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य। समांतर माध्य में मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन दिया हो, सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन मिले तो पहली प्रेडिक्शन आप ये करिए कि वो श्रेणी कौन सी है। हो सकता है वो व्यक्तिगत श्रेणी में सवाल दिया हो सकता है वो खंडित श्रेणी में दिया हो, या हो सकता है वो सतत श्रेणी में दिया हो। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये पहचानना है कि वो श्रेणी कौन सी है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारे सामने आए, और क्वेश्चन जब हमारे सामने आया तो उसमें केवल और केवल पद दिया हुआ है। मतलब वहाँ पे ये कहा गया कि कुछ व्यक्तियों की आय ये है, या एक परिवार के कुछ लोग हैं उनकी आय ये है, औसत आय ज्ञात करिए। तो जहाँ परिवार के व्यक्तियों की औसत आय निकालने के लिए कहा गया, मान लीजिए परिवार में 5 सदस्य हैं और 5 की औसत आय निकालने के लिए कहा गया। अब क्वेश्चन में आपने ये पहचानना शुरू किया कि ये क्वेश्चन है, औसत आय निकालने के लिए कहा है, मतलब माध्य निकालने के लिए कहा है। तो सबसे पहली चीज़ हम ये पकड़ें कि ये श्रेणी कौन सी है। तो यहाँ हमें दिख रहा है केवल और केवल पद है, मतलब केवल आंकड़े दिए गए हैं, उनकी सूचना या कह लीजिए संख्यात्मक पहलू दिया गया है, आवृत्ति और बारंबारता नहीं दिया गया है। तो वो व्यक्तिगत श्रेणी होगी। अगर ये व्यक्तिगत श्रेणी है तो हमारे पास 2 रीतियां बनती हैं, 2। चाहे व्यक्तिगत श्रेणी मतलब इंडिविजुअल सीरीज होती है, और अगर सीरीज हमने कंफर्म कर लिया, सबसे पहले मान लो हमने पहचान लिया कि हम व्यक्तिगत श्रेणी में क्वेश्चन हल करने चल रहे हैं। तो अगर श्रेणी की सही पहचान हो गई तो हमारे पास 2 रीतियां आती हैं। उन 2 मेथड से हम अरिथमेटिक मीन हल कर सकते हैं। और ध्यान रहे, दोनों ही रीतियों से आंसर अलग अलग नहीं आएगा, एक जैसा ही आंसर आएगा, चाहे हम प्रत्यक्ष रीति से हल करें और चाहे हम लघु रीति से हल करें। मैं एक एरो के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। पहले एक चीज़ हम रिमाइंडर पे आ जाते हैं। मैंने कहा सबसे पहले क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन में आंकड़ों से संबंधित सूचनाएं दी गई होंगी, हमें ये पहचानना होगा श्रेणी कौन सी है। सबसे पहली चीज़ आप श्रेणी पहचानेंगे। हमने श्रेणी की पहचान ये की कि केवल पद दिया हुआ है।
जब केवल पद दिया हुआ है तो ये व्यक्तिगत श्रेणी है, और अगर ये व्यक्तिगत श्रेणी है तो व्यक्तिगत श्रेणी की पहचान हो जाने के बाद हमारे पास दो रीतियां निकल के आती हैं। चाहे तो हम प्रत्यक्ष रीत से क्वेश्चन हल करें और चाहें तो हम लघु रीत से क्वेश्चन हल करें। मतलब हमारे सामने एक प्रत्यक्ष रीति का दरवाज़ा खुलता है और दूसरा लघु रीति का खुलता है। ठीक, फिर से जान लीजिए बेटा कि ये सबसे पहले श्रेणी पहचान लिया, श्रेणी की पहचान हुई कि व्यक्तिगत श्रेणी है, इंडिविजुअल सीरीज। अब अगर श्रेणी की पहचान हो गई कि इंडिविजुअल सीरीज है, तो इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास दो रीतियां होती हैं। चाहे तो हम डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन हल करें, डायरेक्ट मेथड, और चाहें तो हम शॉर्टकट मेथड से हल करें, शॉर्टकट मेथड से हल करें। हमारे पास दोनों विकल्प हैं, चाहे हम डायरेक्ट मेथड से हल करें, चाहे हम शॉर्टकट मेथड से हल करें। अगर हम डायरेक्ट मेथड से हल करते हैं तो यहाँ फॉर्मूला बनता है x बार, समांतर माध्य को स्टैट्स में सिंबल दिया गया है x बार। x ऊपर जो पाई लगी हुई है इसको बार बोलते हैं। x बार बराबर सिग्मा x अपान n। ये कैसे फाइंड आउट होगा? क्वेश्चन में तो केवल x दिया होगा, मतलब पद दिए गए होंगे, और हमें यहाँ निकालना है x बार बराबर सिग्मा x अपान n। ये सिग्मा बोला जाता है, तो x बार बराबर सिग्मा x अपान n। जहाँ तोड़ते हैं, जहाँ वेर x बार इक्वल माध्य, मीन, x बार को ही मीन कहेंगे, माध्य। सिग्मा x इक्वल पदों का योग, सिग्मा x इक्वल पदों का योग, मतलब टोटल ऑफ स्टैट्स या सम ऑफ द स्टैट्स, आप कुछ भी कह सकते हैं, या सम ऑफ द आइटम, मतलब जो पद दिए गए होंगे ये x है। ये जो पद दिए गए होंगे इन्हीं को हम जोड़ देंगे तो वही क्या कहलाएगा? सिग्मा x कहलाएगा, और वही यहाँ उठा के रख दिया जाएगा सिग्मा x। और n बराबर होगा पदों की संख्या, n बराबर होगा पदों की संख्या, नंबर ऑफ आइटम। फिर से जान लीजिए, श्रेणी पहचान हुई, व्यक्तिगत श्रेणी है। जैसे ही इंडिविजुअल सीरीज की पहचान बनी कि केवल पद दिया हुआ है, व्यक्तिगत श्रेणी है, तो सबसे पहला काम हमने ये किया कि दो रीतियों में से कोई एक रीति चुन लेंगे। सामान्यतः ये होता है एग्जाम में आपसे कभी कोई रीति चुनने को नहीं कहा जाता, आप कोई भी रीत चुनने के लिए स्वच्छंद हैं। चाहे तो आप क्वेश्चन प्रत्यक्ष रीत से हल करिए, चाहे तो आप क्वेश्चन लघु रीत से हल करिए। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन में ये कह दिया गया कि नहीं आप प्रत्यक्ष रीत से हल करिए, तो आपको फिर इसी रीत से हल करना होगा। ठीक, मतलब जब श्रेणी मिल जाए तो हमारे पास दो रीतियां होती हैं, टू टाइप्स या दो मेथड हैं जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक डायरेक्ट मेथड है और एक शॉर्टकट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला बनेगा x बार इक्वल सिग्मा x अपान n, वेयर x बार इक्वल मीन, सिग्मा x इक्वल सम ऑफ द आइटम एंड n इक्वल नंबर ऑफ आइटम। अब ये नंबर ऑफ आइटम क्या है? जैसे यहाँ मैंने कहा एक परिवार की आय दी गई थी, परिवार के कुछ सदस्य थे, उनकी आय दी गई थी। तो परिवार में कितने सदस्य थे? 1 2 3 4 5, तो n बराबर हो जाएगा 5, और जितनी कुल आय होगी सबकी जोड़ लगा लिया जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा x अपान n। कंफर्म, मीन मिल जाएगा। अगर यही चीज़ हम शॉर्टकट मेथड से हल करें तो शॉर्टकट मेथड में x बार इक्वल a प्लस सिग्मा dx अपान n। ध्यान रहे बेटा, ये a प्लस अलग गुच्छे में दिया हुआ है और ये सिग्मा dx, आप कुछ ऐसा लिखो बेहतर लगेगा, a प्लस सिग्मा dx अपान n। a अलग है और सिग्मा dx अलग गुच्छे में है। अब यही क्वेश्चन कैसे हल होगा? तो x बार इक्वल a प्लस सिग्मा dx अपान n हम तोड़ते हैं। कैसे? जैसे क्वेश्चन ये है कि x तो दिया हुआ है, अब x दिया हुआ और ये रहा फॉर्मूला मेरे सामने, हमें हर एक चीज़ पाना होगा। एक तरफ से चलता है x बार टू बी फाइंड आउट, हमें ये पाना है। x बार इक्वल मीन, आप जानते हो x बार इक्वल मीन, यही तो हमें निकालना है। हम आगे बढ़े, a इक्वल एज्यूम्ड मीन,
ए इक्वल एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य, मतलब दिए गए पद में से, नोट करते चलिएगा, दिए गए पद में से कोई एक संख्या मान ली जाती है, वही कल्पित माध्य कहलाता है। मतलब और याद रहे, जितने नंबर्स दिए हुए हैं या जितने स्टैट्स दिए हुए हैं उसी में से कोई एक संख्या मानी जाएगी। अगर हम कहीं कोई बाहर से संख्या मानना चाहें तो नहीं, जितने पद दिए गए हैं उसी में से कोई एक संख्या को हम मान लेंगे। एज्यूम्ड मीन, सपोज करो यहाँ कोई संख्या दी हो, उसको हम मान लेंगे तो उसे हम कहेंगे ए। मतलब कोई भी संख्या मानी जा सकती है, तो दिए गए पदों में से किसी एक संख्या को हम पद मान लेते हैं, किसी भी संख्या को। चल ए मान लिया कल्पित माध्य। अब अगर ए मान लिया तो हमें निकालना है सिग्मा डी एक्स। तो डी एक्स बराबर फॉर्मूला बनता है एक्स माइनस ए। एक्स तो दिया होगा पहले से ही क्वेश्चन में, क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी है, अगर व्यक्तिगत श्रेणी है तो पद तो दिया ही होगा। ज़रूरत हमें किसकी थी? ए की, और ए हम ऑलरेडी मान चुके हैं। तो जब हमें एक्स दिया हुआ है, ए हम मान चुके हैं, तो हमें dx निकालना होगा x माइनस ए। तो जितने पद दिए थे वो x हैं और ये a है, सारे x में से a हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। जितने पद दिए होंगे सब में से, जैसे आपके समझने के लिए कह रहा हूँ, 2, 4, 6, 3, 7, या यहाँ पे आप 2 कह लो या 5 कह लो या 3 कह लो, कुछ भी आप कह लो, 3 कह लो, यहाँ 5 कह लो। अब ऐसे ऐसे पद थे। जब ये पद दिए गए थे तो हमने इसमें से किसको ए मान लिया? 3 को। 2, 4, 3, 5, 7 x था, और हमने किसको किसको कल्पित माध्य मान लिया? ए को। तो यहाँ dx क्या आएगा? 2 में से 3 घट जाए, सारे पदों में से अब 3 घटाना है। x में से a घटाना है, तो 2 में से 3 घटाएंगे -1, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 5 में से 3 घटाएंगे 2, और 7 में से 3 घटाएंगे 4। ये निकल के आएगा dx। कंफर्म। और जब सिग्मा dx को बोलते क्या है? dx को डेविएशन बोलते हैं, विचलन। dx को क्या कहा जाता है? डेविएशन, विचलन। मतलब सिग्मा dx क्या होगा? सिग्मा dx क्या होगा? विचलनों का योग। सिग्मा dx क्या होगा? विचलनों का योग। मतलब जितना अब dx निकल के आएगा उस dx को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? सिग्मा dx। और n बराबर आप जानते ही हो पदों की संख्या। जहां कहीं व्यक्तिगत श्रेणी मिले, इंडिविजुअल सीरीज मिले, तो इंडिविजुअल सीरीज में n बराबर हमेशा पदों की संख्या होगा। अब दोनों में आप इतना ध्यान दीजिए, फॉर्मूले दोनों में अलग अलग हैं, लेकिन आंसर दोनों में एक आएगा। मतलब एक प्रश्न को हल करने के ये 2 रीतियां हैं, और इस रीत में सोचिए 1, 2, 3, 4, 5 ए माने जा सकते हैं, और सबसे अंत में आंसर वही आएगा। आगे चलकर हम इसे प्रूफ भी कर देंगे। तो नियम क्या मिला? सबसे पहले कोई क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन में हमने ये किया कि सबसे पहले श्रेणी निर्धारित की। श्रेणी कौन सी है? मान लीजिए वो व्यक्तिगत श्रेणी है। जब वो व्यक्तिगत श्रेणी है, इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास 2 टाइप्स या 2 मेथड्स हैं, दोनों में से हम किसी एक मेथड से क्वेश्चन हल करेंगे। मान लीजिए वो डायरेक्ट मेथड से हल करने के लिए आए या शॉर्टकट मेथड से हल करने आए। अगर हम डायरेक्ट मेथड से हल करने के लिए आए तो x बार इक्वल सिग्मा x अपान n, और शॉर्टकट मेथड में x बार इक्वल a प्लस सिग्मा डी एक्स अपान n। हमने इनको तोड़ भी दिया है कि x बार इक्वल सिग्मा x अपान n, जहाँ x बार इक्वल मीन, सिग्मा x इक्वल सम ऑफ स्टैट्स या सम ऑफ आइटम, और n बराबर नंबर ऑफ आइटम, पदों की संख्या। ध्यान रहे जितने पद, चूंकि यहाँ आवृत्ति नहीं दी होती, व्यक्तिगत श्रेणी की पहचान यही है, केवल पद होंगे, आवृत्ति नहीं होगी, तो इसीलिए जितने पद दिए रहते हैं वो काउंट कर लिए जाते हैं, वही n होता है। शॉर्टकट मेथड में बताया x बार बराबर a प्लस सिग्मा डी एक्स अपान n। क्वेश्चन में x दिया होगा, सबसे पहले उसी दिए गए x में से कोई एक संख्या को हम a मानेंगे। तो जितनी संख्या a मिल गई, फिर सारे पद x हैं, उसी में से सारे पदों में से a का मान हम घटाते हुए चले आएंगे। कोई माइनस में आएगा, कोई प्लस में आएगा, या हो सकता है सारे प्लस में आए, या हो सकता है सारे माइनस में आए, वो अलग बात है। तो सारे पदों में से हम a घटाते हुए चले जाएंगे। सारे पद x थे, ये खुद x था,
लेकिन हमने इसको एज्यूम्ड मीन मान लिया तो इसके दो रोल हो गए, एज्यूम्ड मीन तो बन गया और स्टार्ट तो था ही ये। तो सारे पद यक्स थे, सब में से हमने ए घटा दिया, मतलब 3 घटा दिया, dx निकल के आया। जब dx निकल के आया तो उसको जोड़ दिया तो सिग्मा dx कहलाया, वो यहाँ रख देंगे, विचलनों का योग, और n बराबर पदों की संख्या। अब हम अगली श्रेणी पर चलेंगे, खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी के फॉर्मूलों पे चलते हैं। मान लीजिए एक प्रश्न दिया हुआ है, खंडित श्रेणी के फॉर्मूलों पे चलता है। मान लीजिए एक प्रश्न दिया हुआ है और उस प्रश्न में यक्ष दिया हुआ है और यफ दिया हुआ है, मतलब साइज दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। जैसे कहा जाए कि कुछ छात्रों के प्राप्तांक निम्न प्रकार हैं और उनका आवृत्ति वितरण निम्न प्रकार है। तो जैसे लिखा हो कि 5 नंबर पाने वाले 20 छात्र हैं, 15 नंबर पाने वाले 3 छात्र हैं, ऐसे ऐसे। तो यक्ष पद दिए होंगे, मान लो ऐसा कुछ 2, 3, 5, 7 ऐसे करके दिया हो, एक कुछ भी करके, यहाँ लिखा हो 12, यहाँ लिखा हो 8, यहाँ लिखा हो 7, यहाँ लिखा हो 13, यहाँ लिखा हो 5, ऐसा। तो यक्ष दिया हुआ है और यफ दिया हुआ है। मतलब अब ये श्रेणी कौन सी है? तो जहाँ कहीं पद हों, मैंने बताया था केवल पद हों, वो व्यक्तिगत श्रेणी होती है, और जहाँ पद और आवृत्ति दोनों हों वो खंडित श्रेणी होती है। तो ये खंडित श्रेणी है, डिस्क्रीट सीरीज है। स्टैट्स एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर गिवन। जब स्टैट्स एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर गिवन देन डिस्क्रीट सीरीज, तब हम खंडित श्रेणी कहेंगे। खंडित श्रेणी, पहले हमने श्रेणी पहचानना है। मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहला काम श्रेणी पहचाने। अगर श्रेणी पहचान लिया, भाई कल परिभाषा बताया था कि अगर केवल पद दिया हो तो व्यक्तिगत श्रेणी है, और पद और आवृत्ति दोनों दिए हो तो खंडित श्रेणी है। अब यहाँ डिस्क्रीट सीरीज निकल के आई। तो जब डिस्क्रीट सीरीज निकल के आई तो माध्य कैसे मिलेगा? वही कहानी, 2 रीतियाँ हमारे पास। या तो हम प्रत्यक्ष रीति से हल करेंगे, डायरेक्ट मेथड, और या तो हम लघु रीत से हल करेंगे, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड, और दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, दोनों में से किसी एक रीत से चुन लेना है। अब मान लीजिए वही कहानी फिर से, अगर पेपर में कुछ नहीं कहा है, आपसे ये कहा है कि आप समांतर माध्य निकालिए और केवल खंडित श्रेणी दी हुई है, तो आप सबसे पहली चीज़ ये है कि स्वयं अपनी मर्जी से, चाहे प्रत्यक्ष रीत से हल करिए, चाहे लघु रीत से हल करिए, आंसर सेम आएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में कह दिया है कि आप स्पेशली शॉर्टकट मेथड से लगाइए, तो आपको शॉर्टकट से लगाना होगा। मतलब ये सीधा और साफ कि आपको दोनों रीतियाँ पढ़नी हैं। चलो हमने मान लिया कि डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, तो यहाँ x बार इक्वल सिग्मा fx अपान n, सिग्मा fx अपान n, जहाँ वेयर ये आएगा कहाँ से? क्वेश्चन में तो x दिया है, f दिया है, ये कैसे आएगा? तो मैंने पहले ही बताया, जब x और f दोनों दिया हुआ हो, x बार इक्वल मीन fx, जब f और x दोनों मिल जाएंगे तभी तो सिग्मा होगा। भाई f और x दिया हुआ, दोनों के बीच में कुछ है, गुणा छिपा हुआ है, तो इसे f इंटू x कहेंगे। और जब f और x मिल जाएगा तो ये दोनों का सिग्मा फिर क्या होगा? पद और आवृत्ति के गुणनफल का योग, पद और आवृत्ति के गुणनफल का योग होगा। पद और आवृत्ति के गुणनफल के योग को ही क्या कहेंगे? सिग्मा fx कहेंगे। जैसे हमने यहाँ पहचाना, x दिया है और f दिया है, और फॉर्मूला ये कह रहा है कि x बार बराबर सिग्मा fx अपान n चाहिए। सिग्मा तो बाद में मिलेगा, पहले fx करना है, तो f और x दोनों के बीच का गुणा fx। तो जब fx कर देंगे तो यहाँ जोड़ लगाएंगे तो वही क्या कहलाएगा? सिग्मा fx, और वही सिग्मा fx उठा के यहाँ रख दिया जाएगा सिग्मा fx।
और यहाँ n बराबर होता है आवृत्तियों का योग, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। जितनी फ्रीक्वेंसी दी रहेंगी आवृत्तियों का योग n कहलाता है। दोनों रीतियां बदल गई और रीतियां बदलने के साथ n की वैल्यू बदल गई। वहाँ n बराबर व्यक्तिगत श्रेणी में n बराबर था पदों की संख्या, और खंडित श्रेणी में n बराबर होता है आवृत्तियों का योग। आगे चलते हैं। अगर यही चीज़ हमें शॉर्टकट मेथड से हल करना पड़े तो x बार इक्वल a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान n। कैसे तोड़ते हैं? पहले इतना गुच्छा निकालते हैं। एफ डी एक्स कहाँ से मिलेगा? f का गुणा किस में करना होगा? dx में। f तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तलाश किसकी होनी चाहिए? dx की, तभी तो f और dx दोनों का गुणा हो सकता है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है अब हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं, अब तो वो मिला हुआ है, जो नहीं मिला पहले उसको फाइंड आउट करते हैं। f दिया हुआ है, हम dx निकालेंगे, तो dx बराबर फॉर्मूला बनता है x माइनस a। अब x भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ज़रूरत किसकी है? a, और a हम पिछले बार ही बता चुके हैं, एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। दिए गए पद में से कोई एक संख्या कल्पित माध्य मान ली जाती है। अब यही क्वेश्चन था, x और f, इसी में से कोई एक संख्या x में से, याद रहे गलती कहीं से नहीं होनी चाहिए। एज्यूम्ड मीन हमेशा पद में से माना जाता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं डेफिनेशन। एज्यूम्ड मीन कहते किसे हैं? दिए गए पद में से कोई एक संख्या कल्पित माध्य मान ली जाती है। मतलब जस्ट ए प्रेडिक्शन, किसी एक को हम मान लेंगे, वो कहीं से ये नहीं इसके लिए यही वैल्यू होनी चाहिए, कोई एक संख्या पद मान ली जाए, कल्पित माध्य मान ली जाएगी। तो हमने मान लो यहाँ 3 मान लिया। अब ये a हुआ। अब a से जब a मिल चुका है तो हम यहाँ dx निकालेंगे। dx बराबर फॉर्मूला क्या है? x माइनस a, और n बराबर क्या होगा? आवृत्तियों का योग। सारी चीज़ें हम तोड़ चुके हैं, आवृत्तियों का योग, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप सूत्र पे देखिए, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान n। हमने इतना निकालना चाहा पहले। एफ डी एक्स कहाँ से आएगा? f इंटू डी एक्स। एफ तो क्वेश्चन में दिया हुआ इसलिए छोड़ दिया, dx बराबर x माइनस a, x क्वेश्चन में दिया इसलिए छोड़ दिया, a बराबर एज्यूम्ड मीन और n इक्वल आवृत्तियों का योग। सारी चीज़ें मिल गई। यहाँ पे कैसे किया? x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, पहले dx निकालेंगे। dx कहाँ से आता है? फॉर्मूला लिख चुका हूँ, x माइनस a। तो जब dx मिल जाएगा तो इसी dx में f से गुणा कर देंगे। जब dx में f से गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? f dx। ये dx है जो हमने निकाला, और ये f है जो पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। दोनों का गुणा करेंगे, जब दोनों का गुणा करेंगे तो f dx निकल के आएगा, और उसे जोड़ेंगे तो वो सिग्मा f dx कहलाएगा। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है a, और आवृत्तियां जोड़ देंगे तो यही क्या कहलाएगा? n। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान n, x बार इक्वल। और दोनों रीतियों से लगाए गए आंसर में कोई अंतर नहीं होगा, चाहे आप इस रीत से लगाएंगे चाहे आप इस रीत से लगाएंगे, आंसर दोनों के एक बराबर आएंगे। अब हम अगली रीत पे चलते हैं, या अगली श्रेणी पे चलते हैं, सतत श्रेणी। सब स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और सब याद करिए विधिवत तरीके से। तो अब हम अगली श्रेणी पे चलते हैं, सतत श्रेणी, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। सतत श्रेणी मान लीजिए, मैंने पहले ही कहा है कि अगर कोई भी प्रश्न आपको मिले तो सबसे पहली चीज़ आप ये निर्धारित करिएगा कि श्रेणी कौन सी है। आपने पहले व्यक्तिगत श्रेणी निर्धारित किया, हमने उसके फॉर्मूले जान लिए। आपने खंडित श्रेणी निर्धारित किया, हमने उसके फॉर्मूले जान लिए। अब आप निर्धारित किए, मान लीजिए वो सतत श्रेणी है। पहचान क्या है? व्यक्तिगत श्रेणी में केवल पद होता है, खंडित श्रेणी में पद और आवृत्ति दोनों होती हैं। दोनों आपने हल कर लिया। सतत श्रेणी में वर्ग अंतराल होगा और आवृत्ति होगी। कल हम बता चुके हैं श्रेणी, वर्ग अंतराल होगा और आवृत्ति होगी। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40। आवृत्तियाँ मान लीजिए या 40 से 50 आवृत्तियाँ लिखी होंगी, 5, 8, 7, 2, 3 कुछ भी। तो इसका मतलब क्या था? मैंने ये बताया था शतत श्रेणी की पहचान ये होती है जिसमें वर्गांतराल होगा और आवृत्ति होगी, वो सतत श्रेणी है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये 0 से ज़्यादा लेकिन 10 से कम, खुद 0 या 0 से ज़्यादा लेकिन 10 से कम कितने नंबर्स होंगे? 5। यहाँ पे क्या होगा? 10 से ज़्यादा लेकिन 20 से कम कितने होंगे? 8। लेकिन मैंने कहा था अगर खुद 10 आए तो वो किस में आएगा? वो पहले में नहीं आता, वो दूसरे में आएगा। तो 0 से ज़्यादा लेकिन 10 से कम, खुद 10 है तो अगले में आएगा। 10 या उससे ज़्यादा लेकिन 20 से कम, फिर 20 या 20 से ज़्यादा लेकिन 30 से कम, इतने इतने नंबर्स हैं। तो ये क्लास इंटरवल कहलाया और ये फ्रीक्वेंसी कहलाई और ये सतत श्रेणी कहलाती है। तो मान लीजिए हमें मिल गया कि ये सतत श्रेणी है। तो सतत श्रेणी हो जाने के बाद हमने पहले श्रेणी पहचान कर ली कि सतत श्रेणी है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज जब सतत श्रेणी मिल गई तो सतत श्रेणी में क्वेश्चन हल कैसे करेंगे? फिर वही कहानियाँ, वही तरीके, 2 रीतियाँ। डायरेक्ट मेथड, जिसे आप प्रत्यक्ष रीति बोलते हैं, अब ज़्यादातर हम इंग्लिश शब्द ही इस्तेमाल करेंगे। शॉर्टकट मेथड, लघु रीति। डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों में से कोई एक हम चुनें। इच्छा हमारी है चाहे हम जिस रीत से हल करें, लेकिन दोनों रीतियों से आंसर वही आएगा। हम इससे भी हल कर सकते हैं और हम इससे भी हल कर सकते हैं, इसके लिए हम स्वच्छंद हैं। तो चलिए हम आते हैं डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला बनेगा x बार इक्वल सिग्मा fx अपान n। यही फॉर्मूला खंड श्रेणी का भी था, यही फॉर्मूला सतत श्रेणी का भी है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ अगर तोड़ें x बार इक्वल मीन, ये तो हमें टू बी फाइंड आउट, यही हमें प्राप्त करना है। हम सिग्मा fx, f और x दोनों के बीच में गुणा छिपा हुआ है, दोनों का जब गुणनफल आ जाएगा तो उसको हम जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? सिग्मा कहलाएगा। तो पहले हम यहाँ निकालते हैं fx कहाँ से आएगा, तो इसको f इंटू x करना होगा। और अगर आपको याद हो या वहाँ देख रहे हो, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है, तो क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मतलब ये कि फ्रीक्वेंसी दी हो गई है। अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो हमें केवल और केवल क्या निकालना है? x। जब तक x नहीं मिल जाता fx नहीं होगा, और जब तक fx नहीं होगा सिग्मा fx नहीं होगा, और जब तक सिग्मा fx नहीं होगा बटे n नहीं होगा तो मीन नहीं आएगा। पिछली रीत में यही अंतर हुआ। पिछले श्रेणी में x भी दिया था, f भी दिया था, यहाँ केवल f दिया होता है और x नहीं दिया होता। तो x बार बराबर सिग्मा fx अपान n, x बार तो मीन को कहेंगे, fx कहाँ से आएगा? f इंटू x, f दिया हुआ है, x इक्वल मिड वैल्यू, मध्य मूल्य को x कहते हैं। अब मिड वैल्यू आती कहाँ से है? L1 प्लस L2 अपान 2, और n बराबर क्या होगा? वही आवृत्तियों का योग। जब तक आवृत्तियाँ ना मिलें, मतलब व्यक्तिगत श्रेणी हो, तो n बराबर पदों की संख्या। लेकिन जिस दिन आवृत्ति मिल जाए, अब वो खंडित श्रेणी होगी या सतत, उस दिन n बराबर आवृत्तियों का योग होगा। ये इतना फॉर्मूला बना, लेकिन अभी यहाँ इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। मैंने ये कहा कि x बार बराबर फॉर्मूला क्या बना? x बार बराबर सिग्मा fx अपान n। तो x बार बराबर मीन, fx बराबर f इंटू x, और x बराबर मिड वैल्यू, x बराबर मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू बराबर L1 प्लस L2 अपान 2, n बराबर आवृत्तियों का योग। मान लो ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी, तो तुरंत इस क्लास इंटरवल से हमें मिड वैल्यू निकालना होगा। और मिड वैल्यू के लिए मैंने अभी सूत्र बताया L1 प्लस L2 अपान 2, मिड वैल्यू निकालेंगे। तो जब मिड वैल्यू, अब ये L1 होती है लोअर लिमिट और ये L2 होती है अपर लिमिट, निम्न सीमा धन उच्च सीमा, 0 और 10 दोनों जोड़ देंगे, कितना आया? 10 बटे 2 5। फॉर्मूला है L1 प्लस L2 अपान 2,
L1 प्लस L2 अपान 2, तो 10 और 20 जोड़ देंगे 30/2 15। फिर यहाँ 20 और 30 दोनों जोड़ देंगे, 20 30 50/2 25। 30 और 40 दोनों जोड़ देंगे, 30 40 70/2 35। 40 50 90 90/2 45। और यही MB जो निकल के आई इसे ही यक्ष के नाम से जाना जाता है। तो जब यफ और यक्ष दोनों मिल, यफ तो क्वेश्चन में दिया था, यक्ष हमने क्लास इंटरवल से निकाल लिया, अब दोनों का हम गुणा कर देंगे तो वही क्या कहलाएगा, यफ एक्स, और उसको हम जोड़ देंगे तो कहलाएगा सिग्मा एफ एक्स। और जब सिग्मा एफ एक्स मिल जाएगा तो यहाँ हम रख देंगे, और यन हमेशा आपने पढ़ा होगा आवृत्तियों का योग ही क्या कहलाएगा, यन कहलाएगा। तो यन की जगह पे आवृत्तियों का योग रख देंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स बार मिल जाएगा। ये तो बात थी प्रत्यक्ष रीत की, लेकिन अगर यही बात हम लघु रीत पे हल करें तो चीज़ें बदलेंगी। कैसे, देखते हैं। क्वेश्चन दिया था इतना, तो क्वेश्चन दिया था, क्लास इंटरवल दिया था और फ्रीक्वेंसी दी थी, ऐसा ही दिया जाएगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल मान लिया है, अब तो किताब में आगे हज़ारों सवाल हमें मिलेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान n। यही फॉर्मूला खंडित श्रेणी का भी है, शॉर्टकट मेथड का, लेकिन चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं, थोड़ी बदलेंगी, तो सावधानी बरतनी होगी। तो कहाँ से आएगा x बार इक्वल मीन, आप जानते हैं, हमें a निकाल लेंगे, पहले एफ डी एक्स पे आते हैं। एफ डी एक्स कहाँ से मिलेगा, f इंटू डी एक्स। एफ तो क्वेश्चन में दिया है, एफ तो क्वेश्चन में दिया है, हमें ज़रूरत किसकी है, डी एक्स की। अगर डी एक्स मिल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व, और डी एक्स बराबर फॉर्मूला बनेगा एक्स माइनस ए। डी एक्स बराबर फॉर्मूला बनेगा एक्स माइनस ए, और एक्स बराबर क्या होगा फॉर्मूला, एम बी मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू बराबर फॉर्मूला होगा L1 प्लस L2 अपान 2। आपने जाना, और n बराबर क्या होगा, आवृत्तियों का योग। अब एक एक चीज़ पहचानते हैं। मैंने ये कहा x बार इक्वल a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान n। x बार हमें निकालना है, मीन कहते हैं। a कल्पित माध्य, दिए गए पद में से कोई एक संख्या मान ली जाती है, उसे ही कल्पित माध्य कहता है। सिग्मा एफ डी एक्स आवृत्ति और विचलनों के गुणनफल का योग होगा, आवृत्ति f को कहता है। डी एक्स, ये d के साथ ही x लगता है, x अलग से नहीं है। तो आवृत्ति और विचलनों के गुणनफल का योग होगा। तो x बार इक्वल मीन हमें पाना है, एफ डी एक्स बराबर एफ इंटू डी एक्स, एफ दिया हुआ है, हम डी एक्स निकाल लेंगे। डी एक्स बराबर एक्स माइनस ए, एक्स एम बी को कहेंगे। एम बी बराबर L1 प्लस L2 अपान 2, और n बराबर आवृत्तियों का योग, और a बराबर एज्यूम्ड मीन, a बराबर एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। अब यहाँ आते हैं, क्लास इंटरवल दिया है, f दिया है, तो सबसे बड़ी पहली काम ये कि हम पहले x निकालेंगे, जिसे एम बी कहते हैं। और एम बी निकालने का मैंने अभी फॉर्मूला बताया, L1 प्लस L2 अपान 2। जितने L1 दिए हैं, जितने L2 दिए हैं, दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ के बटे 2। तो मैंने भी निकाला था L1 0 और 10 दोनों जोड़ दिया तो ये आया 5, 10/2 5, 10 20 30/2 15, 20 30 50/2 25, 30 40 70/2 35, 40 50 90/2 45। यफ मिल गया, दिया था क्वेश्चन में, x हमने निकाल लिया। इसी x में से कोई एक संख्या हम a मान लेंगे, कोई एक, मतलब जब x मिलेगा उसी x में से कोई एक संख्या हम a मानेंगे। मान लो हमने 25 मान लिया, अब ये हो गया a। अब ये सारे x हैं और a की वैल्यू 25, तो हमें निकालना होगा dx, और dx का फॉर्मूला होगा x माइनस a। तो हम यहाँ से सब में यक्ष में से 25 घटाते हुए चले चलेंगे। जैसे 5 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा, -20। 15 में से 25 घटाएंगे तो -10। 25 में से 25 घटाएंगे 0। 35 में से 25 घटाएंगे 10, और 45 में से 25 घटाएंगे 20। मतलब ये कि कोई एक संख्या को हम a मान लेंगे और दिए गए पदों में से सारी संख्याएं घटा देंगे, सारी संख्याओं में से
उसी ए को घटाएंगे। तो जब ए को घटाएंगे तो dx आया, और जब dx मिल गया तो f और dx दोनों का क्या कर देंगे, गुणा। ये रहा f और ये रहा dx, f और dx दोनों का गुणा होगा, और दोनों के गुणा होने के बाद जो निकल के आएगा उसे f dx कहेंगे, और जोड़ लगाएंगे तो वही सिग्मा f dx कहलाएगा। फिर जान लीजिए क्लास इंटरवल दिया था, क्लास इंटरवल की सहायता से मिड वैल्यू निकाला, उसी मिड वैल्यू से हमने a मान के dx निकाला। जब dx आ जाएगा dx और f दोनों का गुणा करेंगे, वो f dx कहलाएगा, और जब f dx निकल जाएगा तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx अपान n, आंसर आ जाएगा। दोनों रीतियों में से किसी रीत से आप लगाइए, आंसर एक बराबर आएंगे। अगर कुछ अलग से नहीं कहा है तो आप किसी रीत से चुन सकते हैं, लेकिन अगर अलग से कहा हुआ है तो जिस रीत से कहा है प्रश्न आपको उसी रीत से हल करना होगा, ठीक। और अगर कहीं से कम से अधिक दिया है तो कल मैंने एडजस्ट करना बताया था, वो भी सतत श्रेणी होगी। याद रहे, अगर से कम दिया हो क्वेश्चन में और से अधिक दिया हो क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम उसकी क्लास इंटरवल निकालेंगे। क्लास इंटरवल निकालने के बाद हम उसकी आवृत्ति निकालेंगे। जब क्लास इंटरवल और आवृत्ति उसकी स्पष्ट रूप से निकल के आ जाएगी, नई फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, तब उसके बाद सारे कार्य यही करने पड़ेंगे जो यहाँ क्वेश्चन में किया गया। और अगर मान लीजिए से अधिक दिया है तो फिर वही कार्य, सबसे पहले क्लास इंटरवल नया बनाएंगे, क्लास इंटरवल बन जाने के बाद नई आवृत्ति निकालेंगे। जब नई आवृत्ति निकल के आ जाएगी तो फिर ऐसे ही फॉर्मूले रख के उसको हल करना होगा। और अगर क्वेश्चन समावेशी दिया है तो सतत श्रेणी के दो तरीके होते हैं, या तो समावेशी श्रेणी होगी या तो अपवर्जी श्रेणी होगी। कल पहचान बता दिया था, समावेशी श्रेणी किसे कहेंगे, जब पहले वर्ग अंतराल का L2 दूसरे वर्ग अंतराल का L1 हो तो उसे अपवर्जी कहते हैं, लेकिन जब पहले वर्ग अंतराल का L2 दूसरे वर्ग अंतराल का L1 ना हो तो उसे समावेशी कहते हैं। तो प्रश्न समावेशी में हल नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों। समांतर माध्य एक ऐसी चीज़ है जो समावेशी श्रेणी में हल हो सकता है, लेकिन हल नहीं करना है, कारण समावेशी श्रेणी समंग की स्पष्ट परिभाषा नहीं बताती। इसलिए कहीं भी क्वेश्चन आपको अगर समावेशी श्रेणी में मिले तो आप समावेशी श्रेणी में प्रश्न हल नहीं करेंगे, आप उसको अपवर्जी श्रेणी में बदलेंगे। और मैंने समावेशी श्रेणी से अपवर्जी श्रेणी में बदलना आपको बता रखा है। अब हम अगले नियम पर चलेंगे, सामूहिक समांतर माध्य, कंबाइंड मीन, x बार c। सामूहिक समांतर माध्य, सामूहिक समांतर माध्य, कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन x बार c से इसे इंडिकेट करते हैं। पहले इसकी टर्म्स जान लेते हैं, आखिर ये होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई एक इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटी कह लीजिए, कॉलेज कह लीजिए, कोई एक फैमिली कह लो, ज़्यादा बेहतर होगा, आप नज़दीक की बात करें, अपने घर की बात करें। तो मान लीजिए एक आपका परिवार है और आपके परिवार में 7-8 लोग हैं, 8 लोग हैं। उनकी औसत आय क्या है। और एक जस्ट आपके पड़ोस में कोई फैमिली है, उनके परिवार में 5 लोग हैं, उनकी औसत आय क्या है। ध्यान दीजिएगा, आपके परिवार में 8 लोग, उनकी औसत आय क्या है। उनके परिवार में 5 लोग, उनकी औसत आय क्या है। और कोई तीसरा अगर आज जानना चाहे कि दोनों परिवारों के मिला के औसत आय क्या है, तो वहाँ वो कंबाइंड मीन का इस्तेमाल करेगा, x बार c का। जैसे कोई भी एग्ज़ाम लिया जाता है यूनिवर्सिटी द्वारा, तो यूनिवर्सिटी में कम से कम 1,000 विद्यालय होते हैं। हर विद्यालय अपना अपना रिज़ल्ट बताता है, लेकिन जब यूनिवर्सिटी रिज़ल्ट बताती है तो वो पूरे यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट बताती है, वो किसी एक विद्यालय का नहीं बताती। एक विद्यालय वो अपनी बात है कि उसके यहाँ कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट थे और कितना रिज़ल्ट है, वो उनका नंबर ऑफ स्टूडेंट, उनका रिज़ल्ट। ठीक ऐसे ही दूसरे कॉलेज का नंबर ऑफ स्टूडेंट, रिज़ल्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, रिज़ल्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, रिज़ल्ट। तो जितने कॉलेज होंगे सबके अलग अलग,
लेकिन सबको इकट्ठा मिला के अगर रिजल्ट निकाला जाए तो उसे कहते हैं x बार c, कंबाइंड मीन। इसमें ये होगा फॉर्मूला x बार c बराबर x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2, x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 अपान n1 प्लस n2। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला कभी एंड नहीं होता। क्या ज़रूरी है कि केवल 2 ही परिवार का औसत निकाला जाए? अब जैसे नेशनल इनकम विथ फैमिली के आधार पर निकाला जाए तो हर एक फैमिली के अलग अलग निकाली जाएगी, पूरे देश का निकालना पड़ जाएगा, तो ये आगे गुच्छा बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो x बार 1 n1 अपान n1 था, x बार 2 n2 अपान n2 था, प्लस लगेगा x बार 3 n3, यहाँ भी प्लस लग के n3। मतलब ये फॉर्मूला नेवर एंड्स, कभी समाप्त नहीं होता, तो ये भी कभी समाप्त नहीं होगा। तो यह कहाँ तक जा सकता है? x बार n, और ये भी कहाँ तक जा सकता है? ठीक, तो ये फॉर्मूला होता है। लेकिन बेसिकली हम केवल 2 ग्रुप तक देखते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा, तो इसलिए हम जनरली इस फॉर्मूले को इतना ही पढ़ेंगे। x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 अपान n1 प्लस n2, जनरली हम इतना ही पढ़ेंगे। तो मान लीजिए मैंने ये कहा सामूहिक समांतर माध्य कब आएगा? 2 परिवार, एक परिवार की औसत आए, दूसरे परिवार की औसत आए, दोनों परिवार की औसत आए अलग अलग दी गई है। जब दोनों परिवार की औसत आय अलग अलग दी गई है, दोनों परिवारों की औसत आय अगर एक कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो उनका औसत क्या होगा? तब उसे ही x बार c बोलेंगे। तो x बार c बराबर x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 अपान n1 प्लस n2। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, दोनों के बीच में क्या छिपा हुआ है? गुणा। x बार 1 और n1, x बार 1 n1 के बीच में गुणा छिपा हुआ है, x बार 2 n2 के बीच में गुणा छिपा हुआ है। पहले हम जानते हैं आखिर ये है क्या? x बार c कंबाइंड मीन टू बी फाइंड आउट, यही हमें पाना है। अब हमें पहला सिंबल मिला है x बार 1। x बार 1 को एवरेज या मीन ऑफ कह लीजिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट ग्रुप। जो पहला ग्रुप मिलेगा उसका माध्य, पहले समूह का औसत दिया हुआ है, पहले समूह का माध्य दिया हुआ है। जैसे ये कहा जाए कि एक विद्यालय में 100 छात्र थे और 100 छात्रों का औसत 82 पाया गया है, तो वहाँ ये 100 छात्र जो हैं वो n1 हैं और उनका औसत पाया गया है 82, तो वो x बार 1। मतलब जब पहली बार ग्रुप मिलेगा, तो जो पहली बार ग्रुप मिलता है उसे x बार 1 बोलते हैं, उसे पहली बार ग्रुप का जो एवरेज मिलता है उसे x बार 1 बोलते हैं, और उस ग्रुप में जितने नंबर्स होते हैं उसे n1 बोलते हैं। तो n1 के लिए क्या कहा जाएगा? नंबर ऑफ ग्रुप्स, या कह लीजिए n1 बराबर पहले नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप, पहले ग्रुप की संख्या, पहले ग्रुप में कितने संख्या है? फर्स्ट ग्रुप। सेम ऐसे ही अगर हम तोड़ें तो x बार 2 क्या कहलाएगा? एवरेज ऑफ सेकेंड ग्रुप, एवरेज ऑफ सेकेंड ग्रुप। जब एवरेज ऑफ सेकेंड ग्रुप मिल गया, और n2 क्या कहलाएगा? भाई एवरेज ऑफ सेकेंड ग्रुप, और n2 क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ सेकेंड ग्रुप, नंबर ऑफ सेकेंड ग्रुप। जब ये चीज़ें मिल जाएंगी, फिर से समझ लो, मैंने ये कहा कि 2 समूह दिए होंगे, एक पहला समूह होगा और एक दूसरा समूह होगा। दोनों समूहों के अलग अलग परिणाम दिए होंगे। पहले समूह की संख्या दी होगी, पहले समूह का औसत दिया होगा। दूसरे समूह की संख्या दी होगी, दूसरे समूह का औसत दिया होगा। पहले समूह की संख्या का पहले समूह के औसत से गुणा कर देंगे, प्लस दूसरे समूह की संख्या का दूसरे समूह के औसत से गुणा कर देंगे, फिर प्लस पहले समूह की संख्या बटे दूसरे समूह की संख्या। x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 अपान n1 प्लस n2। इस फॉर्मूले पर रख देंगे तो x बार c निकल के आ जाएगा, जिसे हम सामूहिक समांतर माध्य कहते हैं। इसमें इतना ही फॉर्मूला था।
लेकिन आपको एक करेक्ट मीन का क्वेश्चन पढ़ना होगा। जो प्रॉब्लम हम क्वेश्चंस के माध्यम से वो समझाएंगे उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, उसमें जनरली इतना होता है कि एक एवरेज निकाला जाएगा। चूंकि समांतर माध्य ही एक ऐसी वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, समांतर माध्य ही एक ऐसी वैल्यू है जिससे बीजीय विवेचन ज्ञात किया जा सकता है, वो हम सिखाएंगे आपको। तो बीजीय विवेचन का मतलब ये होता है जैसे किसी समूह में 10 लोग थे और 10 समूहों का औसत 50 था, तो आपसे ये कहा जाए कि 10 का टोटल निकालिए, तो आप कह देंगे एक के पास 10 था, 10 के 50 लोग थे, तो या एक समूह में 10 लोग थे, औसत 50 था, तो सबके पास कितनी थी, गुणा कर दीजिए, 50 गुणे 10 बराबर 500। तो ये बीजीय विवेचन कहलाता है, मतलब पूरी फुल वैल्यू निकालनी होती है, और ये केवल और केवल मीन में पॉसिबल है, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिस्पर्सन कहीं पॉसिबल नहीं है। तो उसकी वजह से अगर कोई करेक्ट मीन निकालना हो, मतलब पहले कुछ वैल्यू दी जाए, कुछ उसमें मिस्टेक हो जाए, तो जितनी मिस्टेक हो जाएगी उसको माइनस कर देते हैं, और जितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी उसे प्लस कर देते हैं। इतना करने के बाद तब फिर से नया एवरेज निकाला जाता है, तो वो क्वेश्चन में सिखाया जा सकता है। तो मीन में इतने ही फॉर्मूले थे, आज ये सारे फॉर्मूले आपको तैयार करना होगा। कल से हम न्यूमेरिकल पोर्शन पर चलेंगे, एक तरफ से मैं आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाता चलूँगा। अगर ये चीज़ें लग जाती हैं तो फिर आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चलेगी। तो इसके लिए मैं दिग्विजय, आप मेरे YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर मुझे ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपकी पढ़ाई नियमित रूप से चल सके और मेरे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए बाय बाय।